हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के लिए परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 का कक्षा 10वीं का हिंदी का। और याद रखें, इसमें सेट ए हम देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके दो सेट शायद आपको मिलेंगे, तो उसमें जो सेट ए रहेगा उसका हम इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, अभ्यास प्रश्न पत्र आपको कराए जाएंगे और इनसे आपकी परीक्षा की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो सभी प्रश्न देखेंगे और यदि आप लोग चाहते हैं पूरा सॉल्यूशन यानी कि सभी विषयों का, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्तों को इस वीडियो में शेयर कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले आपके सही विकल्प दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आज्ञे। देखिए, पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर टिक करते जाता हूँ और बताते जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कॉपी में लिखित उत्तर भी बता दूंगा और पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखना कंप्लीट, इसमें सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। देखिए, पहला आपका हो गया अज्ञेय। दूसरा देखिए, हारेल पक्षी की तुलना किससे की गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण से की गई है, ठीक है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति, यह परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा भरत मुनि की है। तो इसमें द ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, ठीक है, नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, वहाँ पर कौन सा यहाँ पर समास होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देख लेंगे कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसमें द ऑप्शन आप लोग लगा लेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, माता कांचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे, किसका करते थे, गीता का पाठ करते थे, रामायण का करते थे या महाभारत का। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा रामायण का पाठ करते थे, ठीक है। तो ये आप इस पर लगा लेंगे। अगला देखिए, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो इसमें सही उत्तर भरना है, एक तरीके से बोल सकते हैं। इसमें देखिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे इसमें भी दिए गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, उत्साह एक खालिस्तान गीत है, तो एक आह्वान गीत है, इसमें आह्वान भर लेना है आपको, ठीक है। भावों को दीप्त करने वाले पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसमें सही उत्तर जो है हो जाएगा उद्दीपन। देखिए, यदि आप लोग कंप्लीट इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरा सॉल्यूशन पूरे विषयों का, तो अपनी वेबसाइट है जानकारीटीच.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन के पीडीएफ मिल जाएंगे। तुरंत अभी जाएंगे तो हो सकता है अभी अपलोड नहीं हुए होंगे सभी विषय के, लेकिन जैसे जैसे अपलोड होते जाएंगे आपको विजिट करते रहना वेबसाइट पे। थोड़ा सा मैं प्रोसेस बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले गूगल पे आ जाएँ, लिखें जानकारी टीच, यहाँ पर आप चले जाएंगे। सबसे पहली वेबसाइट है अपनी जानकारी टीच, जो कि अपना चैनल है, इसी नाम से आप सबको पता होगा। यहाँ पर जाएंगे जानकारीटीच.com पे, यहाँ पर वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। वेबसाइट पे पहुँचने के बाद देखिए, यहाँ पर ये 3 डॉट दिख रहे हैं, इन पे आपको क्लिक करना है। इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, ये देख सकते हैं स्टडी मटेरियल एमपी बोर्ड, तो एमपी बोर्ड वाले सेक्शन पे यानी इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर देखिए, परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 सभी कक्षाओं के सभी विषयों के, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 10वीं के हम देख रहे हैं, तो 10वीं पे हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, 10वीं के यहाँ पर देखिए प्री बोर्ड अभ्यास प्रश्न पत्र इस प्रकार से पूरा पोस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आपको सभी विषयों के पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि वेबसाइट पे लगातार काम चल रहा है और लगातार यहाँ पर अपलोड होते रहते हैं पीडीएफ, जो अपलोड होते जा रहे हैं, और जो वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं उनके पीडीएफ जल्दी आपको मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं विज्ञान का डाउनलोड करना चाहता हूँ, क्योंकि विज्ञान का भी मैंने अपलोड कर दिया है, और हिंदी का भी ये वीडियो डालने के बाद अपलोड हो जाएगा, कुछ समय आप लगेगा। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, जैसे सेट ए मैंने विज्ञान का डाल दिया, इस पर क्लिक किया। यहाँ पर देखिए, ये कोई भी जीमेल आपको सिलेक्ट कर लेनी है अपनी, ओके करेंगे। उसके बाद देखिए, ये आपका पूरा पीडीएफ साइंस का खुल गया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, पूरा साइंस का सॉल्यूशन ऐसे खुल जाएगा और पूरा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे, और फिर यहाँ पर डाउनलोड आप कर सकते हैं। यहाँ से ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा यहाँ से, ठीक है, इससे। तो इस प्रकार से पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक है।
तो आपको गूगल में सर्च जरूर करना है, पूरा पीडीएफ सभी विषयों के यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, टाइम लगेगा, धीमे धीमे होते जाएंगे, जितने जितने वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलते जाएंगे उनके पीडीएफ आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इसको जरूर सर्च करें। चलिए देखिए, यहाँ पर बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, भाव प्रधान साहित्य को खालिस्तान कहा जाता है। भाव प्रधान साहित्य को क्या कहते हैं? तो सेकंड का देखिए इसमें आंसर हो जाएगा काव्य कहते हैं। अगला देखिए, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ खालिस्तान मास से शुरू होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर में आप लिख लेंगे कार्तिक। ठीक है, अगला देखिए, खालिस्तान भाग्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है। निषेधवाचक इसमें हो जाएगा, निषेधवाचक। ठीक है, साना साना हाथ जोड़िए पाठ की गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। ठीक है, ये आपके सही हो जाएंगे रिक्त स्थान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। सत्य सत्य बताना है। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, पहला असत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। सेकंड देखिए, यानी थर्ड देखिए, नाटक गद्य की गौड़ विधा में आता है, तो करेक्ट आंसर इसमें असत्य है, गौड़ नहीं है, नाटक प्रमुख विधा है। लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, हाँ ये सत्य है। शब्द शक्ति के प्रकार 3 होते हैं, तो ये सत्य है। लेखक अज्ञे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, तो ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कंप्लीट आप कर लेंगे, यहाँ पर सत्य सत्य भी कंप्लीट। सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी देखिए, तार सप्तक, तार सप्तक नहीं, इसे सप्तक बस पूछा है। सप्तक का मतलब क्या होता है? सातों का समूह होता है सप्तक। ठीक है, इसे मैच कर लेंगे। प्रकृति के माध्यम, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध होता है, वहाँ अन्य उक्ति अलंकार होता है। जिसका ज्ञान कम हो वो अल्पज्ञ होता है। लोकोक्ति कहावत कहलाती है। श्रुति यानी कि शब्द ध्वनि। खेदुम क्या है? देवी देवताओं का समूह होता है, निवास होता है। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। रिक्त यहाँ पर मैंने आपको कितने बता दिए? 4 बता दिए। 5वां देखिए, ये आपके एक वाक्य में उत्तर है। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हंस पत्रिका। ठीक है, हंस पत्रिका। आगे मैं आपको आंसर लिखित बता दूंगा, पहले देखते जाइए इसको। अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव कहते हैं आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर इसका। अभी मैं लिखित बता दूंगा आपको, उसमें से देख लेना। संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? जटिल प्रश्नों से। ठीक है, किससे? जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। 2 स्वरों के आपस में मिलने से कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। ठीक है, वैसे स्वर संधि होती है, और जब बड़े स्वर मिले, दीर्घ मिले, तो वो दीर्घ हो जाएगी। वैसे स्वर लिख लेना इसमें आप लोग। भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिस कर क्या बजाते थे? तो सहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? सहनाई। इसमें सहनाई आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? सही उत्तर हो जाएगा इसका सदानीरा। किससे ली गई है? सदानीरा से। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? लिखिए। ठीक है, अगला देखिए, प्रतिवादी कविता। ठीक है, उनके कवि और उनकी एक रचना, प्रतिवाद के कवि, उनकी रचनाएं के नाम लिखना है आपको। चलिए हम सभी प्रश्नों को देखते चलते हैं। पहले हम देखते हैं प्रश्न 6, इसका उत्तर देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? तो देखिए, ये प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी आंसर आप लिख लेंगे। प्रश्न 2 के आंसर ये हो जाएंगे सभी। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर लिखित भी बता दिए हैं। चौथे के सही जोड़ी ये हो जाएंगी हंस पत्रिका। ये 5वें वाले के आंसर हो जाएंगे। प्रश्न 6 देखिए, श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है रीतिकाल को? तो देखिए प्रश्न 6 का देखिए, क्योंकि रीतिकाल में अधिकतर कवियों की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। रीतिकाल में अधिकांश कवि दरबारों पर आश्रित कवि थे, इसलिए उन्हें अपने राजाओं के गुणगान में श्रृंगार प्रधान कविता की रचना करनी पड़ती थी। नायक और नायिका के सौंदर्य व प्रेम पर आधारित श्रृंगार परक रचना रीतिकाल के कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। इसी कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर श्रृंगार काल के कवि भी देख सकते हैं। बिहारी सतसई इनकी रचना है, बिहारी कवि की। सुजान सागर, घनानंद, तो ये प्रमुख कवि हैं। ये भिखारी दास, मतीराम, चिंतामणि, घनानंद आदि प्रमुख कवि हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखें। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपकी परीक्षा में, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अभ्यास प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है वो सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, सबको कंप्लीट जरूर करें। प्रश्न 6 देखिए, प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं। तो प्रगतिवादी कवि और उनकी रचना देखिए
क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखिए पहले हम पूरा पेपर एक बार देख लेते हैं, फिर हम सभी प्रश्नों के आंसर भी देखते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम पूरा पेपर एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि सभी आपको क्लियर रहे। देखिए ये 7वां क्वेश्चन है, 7वें का अथवा है, ठीक है। सभी पेपर को पहले एक बार देख लीजिए, फिर हम सभी प्रश्नों को आंसर आपके देखते जाएंगे, ठीक है। ये आपके सभी प्रश्न हैं, ठीक है। 20वां, 21वां, ठीक है, 22वां और 23वां इसमें निबंध पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं पूरे स्क्रॉल करके क्वेश्चन पूरे आप लिख लेंगे। और पीडीएफ डाउनलोड करना है ये पूरा पीडीएफ, तो आपको जानकारीटीच.com वेबसाइट पे विजिट करना होगा। अपनी वेबसाइट है, ठीक है, जानकारीटीच.com लगा लेना और गूगल पे सर्च कर लेना। पोस्ट मिल जाएंगे आपको कक्षा 10वीं के सभी विषयों के अभ्यास प्रश्न पत्र, बोर्ड परीक्षा पूर्व प्रश्न पत्र, अभ्यास पेपर पूरे सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, जब बोलता हूँ तो कराता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पीडीएफ नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुरंत ना मिले अभी, क्योंकि काम चलते रहता है, क्योंकि वीडियो भी हमें अपलोड करने हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का देखना होता है और हर क्लासेस का देखना होता है। जैसे 9th का भी देखना है, 10th का भी देखना है, तो हर चीज़ को हमें मैनेज करना होता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप लोग विजिट करते रहें वेबसाइट पर, ऐसा नहीं है कि अपलोड नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जिन विषयों के अपलोड हो गए हैं उनको अच्छे से लिख लीजिए, उनको अच्छे से लर्न कीजिए, परीक्षा के लिए तैयार कीजिए। 6वां प्रश्न इसमें पूछा गया है, अथवा वाला है, इसमें प्रतिवादी कवि और उनकी रचनाएं बताना है। देखिए सुमित्रानंदन पंत प्रतिवादी रचनाएं। देखिए सुमित्रानंदन पंत ने जो रचनाएं लिखी हैं की हैं, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ये उनकी रचनाएं हैं, यानी प्रतिवादी ये कवि थी, इनकी रचनाएं यहाँ पर देख सकते हैं। अगला देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी प्रतिवादी कवि हैं और इनकी रचनाएं देखिए कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, तो ये याद रखिए इनकी रचनाएं। 7वां क्वेश्चन हमसे पूछा है जयशंकर प्रसाद का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। उसमें बिंदु दिए गए हैं 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान, ठीक है, ये आपके 2 बिंदु दिए हैं। तो कामायनी महाकाव्य हो जाएगा, करुणालय गीत नाट्य हो जाएगा, इनकी 2 रचनाएं हो जाएंगी। और साहित्य में स्थान देख सकते हैं, ये हो जाएगा भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से प्रसाद जी का काव्य उच्च कोटि का है। आपके काव्य में इतिहास, दर्शन एवं कला का मणिकांचन संयोग देखा जा सकता है। तो ये आपका ये कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जो प्रश्न संभव हो सकते हैं हम उसके अथवा सहित भी प्रश्न के उत्तर बताएंगे और कुछ के हम केवल एक ही देखेंगे। जैसे 8वां क्वेश्चन देखिए, इसका हमसे पूछा गया है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो देखिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब 8वें का अथवा देख लीजिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई 2 विशेषता बताना है। देखिए राम शांत स्वभाव के हैं, उनकी वाणी में मधुरता है, विनम्र और सहनशील है, वे बड़ों और गुरु का आदर करते हैं। तो 8वें का अथवा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 9 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है, प्रश्न 9 हम पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। कुछ प्रश्न हमें पढ़ लेनी चाहिए, जैसे कि जो प्रश्न हमें पता तो रहे कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि इसका आंसर हम देख रहे हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन हमसे क्या है, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है, ये प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए 9वें प्रश्न का जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न है, फागुन का मौसम और दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है, चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ और हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं, फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर रही है, इसीलिए कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही हैं, यही कारण है। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9वें का अथवा देखिए, 9वें का अथवा देखिए, बच्चे की मुस्कान सरल, निश्चल, भोली और निष्काम होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, वह सहज स्वाभाविक होती है। बड़ों की मुस्कान कुटिल, अर्थपूर्ण, सोची समझी, सकामी और सस्वार्थ होती है। वे मुस्कुराते हैं जबकि वे सामने वाले में कोई रुचि रखते हों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की मुस्कान कितनी सहज होती है, स्वाभाविक होती है, उसके बारे में इसको लिखना है आपको। तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन हमसे पूछा है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई 2 अंतर बताना है, ठीक है। तो 10वें प्रश्न को देखिए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में ये अंतर लिखे हुए हैं। देखिए ये है पहला अंतर, प्रबंध काव्य में एक कथा होती है जबकि मुक्तक काव्य में कथा के स्थान पर एक भाव और विचार होते हैं। दूसरा अंतर देखिए, प्रबंध काव्य में छंदों में तारतम्यता होती है जबकि मुक्तक काव्य में छंदों में निर्बंधता होती है। प्रबंध काव्य विषय प्रधान होते हैं, उनमें निजात्मकता का समावेश होता है,
और प्रबंध काव्य रामचरितमानस, मुक्त काव्य सूर्य के पद। ये आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। अब देखिए 10वां क्वेश्चन हमसे पूछा है हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, तो देख लीजिए परिभाषा लिखेंगे। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है, या सहृदय के हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ हास्य रस होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। उदाहरण देखिए, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से काल। ये इसमें हंसी आती है इसको पढ़ने पे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा वाला। 11वें क्वेश्चन का आंसर देखिए। 11वां हमसे कह रहा है दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। तो दोहा देखिए, दोहा में 4 चरण होते हैं। दोहा छंद के पहले तथा तीसरे चरण में मात्रा और वर्णों की संख्या समान होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में मात्रा तथा वर्णों की संख्या समान होती है। इसका मतलब है पहले चरण में 13 और तीसरे चरण में, मतलब पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ऐसा याद रखना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे, मोती मानुष चून। ये आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन हमसे अथवा में पूछ रहा है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। तो अतिशयोक्ति जहाँ किसी बात का वर्णन काफ़ी बड़ा चढ़ा किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी विषय वस्तु की उक्ति का चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध बड़ा चढ़ा का वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई निशाचर भाग। ये अतिशयोक्ति हो गई, मतलब आग लग नहीं पाई, ठीक है, और सारी लंका जल गई, अतिशयोक्ति हुई ना ये तो। उसके बाद देखिए प्रश्न 12 देखिए, जीवनी आत्मकथा में अंतर पूछा है। तो इसमें देखिए जीवनी और आत्मकथा में अंतर इस प्रकार से आप लिख लेंगे। आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को स्वयं लिखता है और जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में अनुभूति की गहराई होती है, जीवनी में विवरण और तथ्यों पर ध्यान रहता है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा। 12 का उत्तर हो जाता है और प्रश्न क्रमांक 12 के बाद हम 13वां देखते हैं। ठीक है, 12 का जिसमें अथवा वाला क्वेश्चन है, शायद मैंने इसमें नहीं बताया है, लेकिन आप लोग ढूंढ लेना यदि मिल जाए तो। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, 13 का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इसमें क्या करना है, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी उनका यहाँ पर लिखना है कवि परिचय। ठीक है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना देखिए, गेहूं बनाम गुलाब, पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, ये इनकी रचनाएं हैं, कोई 2 याद रखें। और साहित्य में स्थान उनका पूछा है। भाषा शैली पर बेनीपुरी जी का असाधारण अधिकार है। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और नाटकों, निबंधों, कहानियों और रेखा चित्रों की रचना करके हिंदी साहित्य के भंडार में वृद्धि की। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, इसमें आपको बताना है कि मूर्ति पर लगे सरकंडी का चश्मा इस बात का प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है ये बताना है। इस बात का प्रतीक है कि आज भी देश में आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन ना हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना हुआ सरकंडी का चश्मा भी भावनात्मक दृष्टि से मूल्यवान होता है। तो ये आप प्रश्न क्रमांक 14 के आंसर में लिखेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 15 हमसे पूछ रहा है। ठीक है, लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित क्यों किया है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, उनकी बेटी की प्रतिभा नष्ट हो जाएगी रोटी पकाने से, मतलब उनकी बेटी की प्रतिभा नष्ट हो जाएगी, उसे देश और समाज की समझ विकसित नहीं होगी, वह वहाँ जाकर अपनी योग्यता को नष्ट कर देगी संभवतः, इसीलिए लेखक के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कहकर संबोधित किया है। ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा आगे का क्वेश्चन नहीं आ पाया है, तो आप प्रश्न के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, लेखक के पिता का मानना है कि रसोई करने से, रसोई घर में खाना पकाने से केवल उनकी बेटी की प्रतिभा नष्ट हो जाएगी, ऐसा उनका मानना है। ऐसा आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है जब आग की खोज हुई थी तो उस समय इंसान में बुद्धि शक्ति का विकास, उसके संबंध में पूछा गया है। तो देखिए, तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख देंगे और कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 15 आपका कंप्लीट हुआ। 16वां देखिए, 16वां में पूछा गया है जो दूर देखने में प्रिय लगे तो प्रियदर्शी होता है, जिसका वर्णन ना किया जा सके तो अवर्णनीय होता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 जो है हमसे पूछ रहा था, इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए जो देखने में प्रिय लगे, जिसका वर्णन न किया जा सके। ठीक है, तो ये आपके इसमें पूछा है हमसे, तो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है।
तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, और जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय। ठीक है, प्रश्न 16 का आंसर हो जाएगा। 17 देखिए, 17वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, 17वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना की अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो इस प्रश्न बताना है। इसका जवाब है कभी लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र में किस नाम से जाना जाता है, उनको घूमने के पीछे क्या मान्यता है। तो ये दोनों प्रश्न है, चलिए इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वो प्रश्न 17 का आंसर यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न 17 का देखिए, यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएँ फहराई जाती हैं। कई बार उसके किसी नई कार्य के लिए भी ये पताकाएँ फहराई जाती हैं, रंगीन पताकाएँ फहराई जाती हैं। इसलिए पताकाएँ शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि वीडियो में हम सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। 17 देखिए, लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कभी लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। वहाँ पर एक कुटिया में घूमता चक्र है। मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पापों का नाश होता है। तो 17 का अथवा भी देख सकते हैं। 18वां देखिए, 18वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, 18वां क्वेश्चन इसमें कह रहा है हमसे, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें है निम्नलिखित काव्यांश को संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। ये वाला है, बादल गरजो, घेर घेर, घोर घनघोर, धराधर हो। तो ये वाला है, इसका हमको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये वाला देखिए, यहाँ पर इसमें देखिए, प्रस्तुत कविता उत्साह हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित की गई है। इसके रचयिता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला है। ये संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग देखिए, कविता में बादलों का आह्वान किया गया है कि पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा को पूरा करें। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न क्रमांक, इसका व्याख्या भी लिख देनी है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 19 देखिए हमसे क्या कह रहा है। अब 19वें क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 19वां क्वेश्चन जो कह रहा है, ये वाला संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। इसमें आपको पाठ का नाम पता लगा लेना है। ठीक है, और उसके बाद पाठ के नाम के बाद आपको यहाँ पर इसका संदर्भ प्रसंग लिख लेना है। तो प्रश्न क्रमांक 19 का मैं आपको स्किप करता हूँ आंसर, क्योंकि ये आप लोग स्वयं लिख सकते हैं, बट पाठ का नाम लिख लेना है और किस बारे में बताया जा रहा है। यदि नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कर देना, इसका हम आंसर अलग से आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब 20वां क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। 20वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो 20वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए 20वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है अगरबत्ती विक्रय हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो अगरबत्ती के लिए ये विज्ञापन तैयार करना है आपको। तो देखिए ये ऐसे बना सकते हैं, मंगलमय अगरबत्ती, ये अगरबत्तियाँ केमिकल रहित, तो ये विज्ञापन बनाना है अगरबत्ती का, यहाँ पर बना सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, ये आपको ऐसे बना लेना है। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसे ही बनाएं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका है बनाने का, तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित अपघटित काव्यांश या गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, दो प्रश्न है, एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ के दो भी बता दिए मैंने। यदि आप दोनों चाहते हैं तो बता दीजिए, आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट पार्ट में हम पूरे भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसी में से आपको आंसर ढूंढने हैं, तो ये आप लोग स्वयं कर लेना। ठीक है, नहीं बनता है तो आप बताना। ठीक है, चलने के बटोही को क्या करना चाहिए, तो पूर्व बटोही को बाट की पहचान कर लेनी चाहिए, ऐसे आप लिख सकते हैं इस दूसरे का, और इसका भावार्थ अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं बनता है तो बताना, फिर हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, यदि PDF में अपलोड हो जाएगा तो वहाँ पर आपको मिल ही जाएगा। फिर 22वां क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन क्या है, इसमें अपने जिला की जलाधीश को ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं, इस 22वें प्रश्न का उत्तर है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु। ठीक है, तो पहले हम इसको छोटा कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा, सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पर रोक लगाने बाबा, और ये आप पूरा लिख देंगे, ये आपको आंसर कर लेना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 22 और 23वें प्रश्न में आपको निबंध दिए गए हैं। तो निबंध का तो ऐसा है, तो आप कोई भी निबंध है इनमें, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल लाभ हानि, इसमें कोई भी निबंध है आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, विज्ञान का आपको होगा ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया है, कुछ 1-2 प्रश्न छूट गए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, यदि आप लोग चाहते हैं, यदि आपसे नहीं बनते हैं। ठीक है, और इसकी सॉल्यूशन के PDF के लिए आप वेबसाइट पर जरूर जाएँ, जानकारी teach.com। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट किसी
विषय के सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।